बड़ी खबर दे रहे हैं आपको इस वक्त की 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आज घोषित हो जाएंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में मतगणना जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती कराई जा रही है। मिजोरम के चुनावी नतीजे कल घोषित किए जाएंगे। तो बड़ा अपडेट है, रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। राजस्थान के अपडेट दे रहे हैं आपको, ये रुझानों के हवाले से बड़ा अपडेट आने को 16 सीटों पर बढ़त मिल रही है। राजस्थान के अभी तक के रुझान आप तक पहुंचा रहे हैं हम। बीजेपी को रुझानों में पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, बीजेपी के लिए अच्छी खबर रुझानों में मिलती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस को राजस्थान में 70 सीटों पर बढ़त है। अभी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों में 2 राज्यों में कांग्रेस और 2 राज्यों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। और हमारे साथ इस वक्त राज्यसभा सांसद बीजेपी के नरेश बंसल जी मौजूद हैं। उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश जी, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? नरेश जी, रुझान आपको पता है जी, अभी तक 4 राज्यों में जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, क्या ये यकीन था पहले से कि इसी तरह के नतीजे सामने आ सकते हैं? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता जनता की सेवा करते हैं और सेवा करते करते हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बने हैं, तो आत्मविश्वास भी कम नहीं होता है। सबको पूरा विश्वास था कि जितनी मेहनत हमारे नेतृत्व ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने की है, चारों राज्यों में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और वो इस समय तक के जो रुझान आ रहे हैं वो बता भी रहे। छत्तीसगढ़ में क्या लगता है आपको, सबसे ज्यादा कौन से फैक्टर ने काम किया होगा अभी तक के रुझानों पर हम जिक्र करें तो? छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार 5 साल भ्रष्टाचार में चली है, महादेव प्रकरण हुआ, गोबर में भी घोटाला हुआ, तो जनता बड़ी एक नाराजगी का भाव। और भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल जो सेवा की है, उसमें लगता था कि पिछली बार इनको हटा के हमने गलती की है, सेवा करने वाले लोग हैं, तो इसलिए फिर से भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता देख रहा है। नरेश जी, तेलंगाना में एक बार फिर से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाई है पार्टी आपकी। 8 सीटों पर बढ़त है अभी तक के रुझानों के मुताबिक। तो क्या उधर मेहनत में कमी हुई या बहुत संजीदगी से उस चुनाव को नहीं लिया गया? हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेतृत्व ने बहुत मेहनत की है और आपको प्रशंसा करनी चाहिए कि हम 9-10 गुना पहले से बढ़े हैं। पहले हमारे पास केवल 1 सीट थी, आए हैं। हमें और अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, जैसे हमारे पास फीडबैक था, कार्यकर्ता और नेतृत्व मेहनत कर रहा था, लेकिन अभी देखते हैं अंत तक कहां पर ये बाजी। तो नरेश जी, क्या लगता है, जिन मैजिक्स की बात करते हैं आपकी पार्टी के तमाम नेता, खास तौर से मोदी मैजिक की बात करते हैं, क्या वो तेलंगाना में उस तरह नहीं चलेगा जिस तरह से चलना चाहिए था उसको? सभी जगह चलिए, तेलंगाना में अभी हमारी संगठनात्मक कमजोरी से थी, लेकिन देश आज मोदी गारंटी पर विश्वास करता है, मोदी जी पर विश्वास करता है। मैं आपको याद दिला दूं कि 2019 कांग्रेस ने किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए प्रतिमाह देने की बात की थी और मोदी जी ने 6,000 रुपए सालाना देने की बात कहा था। मोदी जी पर लोगों ने विश्वास किया, सरकार बनी तो 5 साल में हम लगातार 6,000 रुपए सालाना किसानों के खाते में भेज रहे हैं। इसलिए मोदी जी की गारंटी पर सब विश्वास करते हैं कि जो कहेंगे वो करेंगे और जो कर सकते हैं उतना ही कहेंगे। बाकी लोग गुमराह करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के वादे करते हैं, पर उनकी कोई गारंटी। अच्छा नरेश जी, मध्य प्रदेश को लेकर अहम सवाल है मेरे जहन में आपसे, वो ये कि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज नजर नहीं आई। क्या शिवराज चौहान के नेतृत्व को इसका श्रेय देंगे आप, क्या लगता है? निश्चित रूप से जिस प्रकार से शिवराज जी के नेतृत्व में वहां काम हुआ है और 18 साल शिवराज जी वहां मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने लाडली बहना, लखपति दीदी, ये सारी योजनाएं चलाई है और उनको धरातल पर नीचे तक पहुंचाया है। केंद्र की भी सारी योजनाओं को, उज्ज्वला योजना हो और मुद्रा लोन हो, स्वच्छ जल योजना हो, नल से स्वच्छ जल, प्रधानमंत्री आवास हो, जनधन की योजना हो, 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज, करोड़ों लोगों को मुफ्त अनाज हो, सारी केंद्र की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का काम हुआ है। इसलिए मध्य प्रदेश में भी हम बहुत बड़ी बहुमत से जीत करके आ रहे हैं।
नरेश जी, आपका बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ नरेश बंसल, बीजेपी के राज्यसभा सांसद, तमाम बातचीत का हिस्सा बने। और अब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बजरंग दास गर्ग साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेघना श्रीवास्तव जी, ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं और नेता हैं। बजरंग दास जी, आपको ज्यादा तवक्के थी इन 5 राज्यों के चुनाव में, आपको अभी तक के रुझानों पर क्या कहना है? मुमताज जी, अभी रुझान है, कुछ पहले कहना जल्दबाजी होगी। नतीजे आने दो, जब पूरी पिक्चर साफ होगी भी किस स्टेट में किसकी सरकार बनने जा रही। एक बात तो तय है कि आपने देखा किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जुमले की सरकार है, झूठी घोषणाएं, झूठे वायदे करने वाली सरकार है, यहां तक कि भाई को भाई से लड़ाने वाली सरकार है। मेरे नरेश भाई बंसल जी जो राज्यसभा सांसद है, वो लंबी चौड़ी बात कह रहे थे। मैं यही बताना चाहता हूँ कि कभी मुद्दे की बात नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, मुद्दे भड़काने की बात करेगी। कभी भी इन्होंने महंगाई पर कभी बात नहीं कही, महंगाई पर कभी डिबेट नहीं करेंगे। ये मोदी साहब ने 2014 में कहा था सरकार बनते ही हम 2.5 साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। कहाँ है नौकरी, उस पर कोई जिक्र नहीं करेंगे। इन्होंने कहा था 60 रुपए पेट्रोल डीजल जो है बहुत महंगा, 60 रुपए लीटर, हम 35 रुपए करेंगे। आज तक उठाओ आपके 100 पार कर दिया। ये वो लोग है, ये वो लोग हैं जो कहा करते हैं भी 400 रुपए रसोई गैस सिलेंडर बहुत ज्यादा है, और नाचते थे सिलेंडर पर बैठ के नाचते थे। बरसात आती 250 रुपए रसोई गैस सिलेंडर कर देंगे, आज सिलेंडर 1000 पार सिलेंडर कर दिया। इस चुनाव के समय इन्हें याद आया सिलेंडर 450 लेकिन बजरंग दास जी, नतीजे जो आते हैं उन्हीं को सलाम होता है। डेमोक्रेसी में जो ज्यादा तादाद से ज्यादा आंकड़ों के साथ वोट हासिल करके सत्ता की शिखर तक पहुंचेगा, वही विनर होता है, वही सिकंदर होता है। पीछे कोशिशें कितनी हुई, मुद्दों ने किन्होंने काम किया, वो और बात। ये बिल्कुल सही बात कहा, जो जीते वही सिकंदर, इस बात को मैं इनकार नहीं करता। अगर हमारी पार्टी जीतेगी तो भी अच्छी बात, अगर हम कहीं कमी हमारे रहेगी तो हम अपनी हार भी स्वीकार करेंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं। प्रजातंत्र के अंदर हार जीत होती रहती है, मगर एक बात कहनी पड़ेगी, देश का प्रधानमंत्री जी है, उसको अपने सिस्टम में रहना चाहिए। हर चीज के अंदर जुमले फेंकना, 15 लाख रुपए दे देंगे, झूठी घोषणाएं करना, झूठे वायदे करना, किसानों को उड़ा कर पीटना, यही तो वो लोग थे। कहते थे किसान की आय 2 गुना कर देंगे, 2 गुने आय करना तो दूर की बात, खर्चा 2 गुना कर दिया। किसान छोटे नहीं, सरकारी कर्मचारी छोटे नहीं, छात्र छोटे नहीं, आंगनवाड़ी महिलाएं छोटी नहीं, जिनको दुड़ा कर बजरंग दास जी फिर आएंगे आपके पास। कुछ और मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वक्त का तकाजा है कि मैं उनका भी रुख करूं। मेघना श्रीवास्तव जी हमारे साथ। बजरंग दास जी फिर आएंगे आपके पास। मेघना जी बीजेपी की नेता हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ श्याम सखा जी भी बतौर पॉलिटिकल एक्सपर्ट बने हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। मेघना जी, रुझान आपके लिए खुशी की खबर लेकर आए हैं। हालांकि फाइनल नतीजे नहीं है, लेकिन रुझानों को देखते हुए क्या लगता है आपको, आपकी पार्टी के कौन से फैक्टर ने सबसे ज्यादा काम किया होगा? ये रुझानों की बुनियाद पर हम बात कर रहे हैं। किया कि कांग्रेस का जहां जहां सरकार रही, पहले देश में रही या जिन प्रदेशों में भी रही, वहां पे इतना करप्शन था, उतना अत्याचार था कि वहां की जनता ने ही उनको नकारा। और भारतीय जनता पार्टी जो एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने देश के एक एक नागरिक के लिए कल्याणकारी योजनाएं लेके आए, महिलाओं को उन्होंने एक बहुत ही अच्छा उचित सम्मान दिया, तो निश्चित तौर पे कि भारतीय जनता पार्टी का यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि एक जन जन से जोड़ती है, सेवा में विश्वास रखती है और अपनी जनता के दिलों में वास करती है। और इसका यही सबसे बड़ा कारण है कि जो आज आप देख रहे हैं कि राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार जा रही है,
छत्तीसगढ़ में भी जा रही है। अभी हमारे जो कांग्रेस के साथी हैं वो जुड़े हुए हैं कि जुमलों की सरकार है, तो जुमलों की सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी है तो 60 साल में कांग्रेस की कौन सी सरकार थी? ये बताएं कि इन्होंने क्या किया है, क्यों 60 साल की सत्ता को देश की जनता ने नकार दिया, क्यों आज छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में इनको जनता ने नकार दिया? ये तो वहां पे थे ना, तो इन्होंने क्यों नहीं किया, क्यों वापस इनकी सरकार नहीं आई? हमारी अगर देखें तो आप तेलंगाना में भी आज आप देख रहे हैं कि हमारी पहले से बढ़त हो रही है और इन दोनों जगह में भारतीय जनता पार्टी वापसी कर रही है। तो जो काम करेगा, जो देश का विकास करेगा, जो देश का भला चाहेगा, निश्चित तौर पे जनता उसी को स्वीकारेगी। आज देश का युवा पढ़ा लिखा समझदार है, देश की जनता सब कुछ देख रही है कि कौन देश के लिए कल्याणकारी है, कौन देश का भला सोच रहा है, कौन देश को विश्व पटल पर पहुंचा रहा है। तो निश्चित तौर पे देश की जनता दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के साथ और अधिक मजबूती से जुड़ती जाएगी और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अपना एक सर्वोच्च स्थान रखेगी और रख रही है। ठीक है मेघना जी, हम यहाँ पर श्याम सखा जी का रुख करेंगे। श्याम जी, सबसे पहले मुझे आपसे छत्तीसगढ़ पर चर्चा करनी है। यहाँ तो दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। देखिए, सबसे बड़ी बात सारे ही इलेक्शन को अगर देखें, छत्तीसगढ़ भी, राजस्थान भी, एमपी भी, तो अभी कई चीज़ें हैं कि एक तो जब तक फाइनल वो नहीं आ जाता, अभी आप देख रहे हैं कि 1/3 के करीब हुआ होगा, लेकिन फिर भी अगर अभी की बात करें तो उसमें 2-3 बातें होती हैं कि जनता हमेशा जो उनके पास होता है, जैसे विधायक है, मंत्री है, उसके अगेंस्ट होती है सब जगह। अब आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुई, उसकी बात में करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है, एक तो रमन सिंह को, मैं भी वहाँ गया हूँ, अब तो नहीं गया पिछले 5 साल से, रमन सिंह को चाउर बाबा के नाम से जानते थे और वो आज भी याद किया जाता है। जब छत्तीसगढ़ बना तो रमन सिंह ने जो वहाँ काम किया था, ये ठीक है, अब वो रिटायर थे, उनको दोबारा उठा के लाए वहाँ से, लेकिन रमन सिंह का काम जो स्पेशली आदिवासी क्षेत्र में है, चाउर बाबा के नाम से जानते हैं। मेरे ख्याल से जब पूरे रिजल्ट आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आदिवासी बेल्ट से ही जो ये मार्जिन बनेगा भाजपा का, वहाँ से बनेगा और उसमें सारा का सारा श्रेय मैं तो रमन सिंह को, एक तो विनम्र बहुत हैं आदमी, मैं उनसे खुद भी मिला हूँ, बहुत विनम्र व्यक्ति हैं और टाइम पर काम करते हैं। कहीं समारोह भी हो, मैं जिस समारोह में गया था वहाँ छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे सम्मानित किया था, मुझे ये नहीं लगता था कि टाइम पर आ जाएंगे और मेरी ट्रेन थी, लेकिन वो बिल्कुल 6 बजे का टाइम था तो 6 बजे पहुँचे और बाकी ताम झाम को बाहर बैठा के खुद अकेले, और एक उनका जो सिक्योरिटी गार्ड था वो लगभग 4000 की भीड़ थी वहाँ, उसमें आए थे। तो उस व्यक्ति का वहाँ बड़ा मान सम्मान है। और मैंने जैसे बताया कि स्पेशली जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें चाउर बाबा के नाम से, क्योंकि चावल सबसे पहले उन्होंने बांटने शुरू किए, ये जो 5 किलो अनाज, और ये तो बहुत बाद की बात है, आज से 20 साल पहले रमन सिंह ने, और लगातार काम किया, ये नहीं है वो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी में हार गए, लेकिन उस वक्त भी उनके काम को और आज भी उनके काम को लोग याद करते हैं। छत्तीसगढ़ में मेरा मानना तो ये है कि अगर भाजपा जिस तरीके के रुझान है वैसा ही करती है तो इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो रमन सिंह का होगा, उसके काम का होगा। अब मध्य प्रदेश का जिक्र जरूर करेंगे श्याम सखा जी। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी क्यों नजर नहीं आई? क्या वाकई उन योजनाओं ने काम किया जिनकी पिछले दिनों काफी ज्यादा चर्चाएं थी? कि 2-3 बातें वहाँ बहुत ज़्यादा हुई। सबसे बड़ा काम तो जो चुनाव के बीच में 5 साल तक सारे देश में अनाज बांटने की घोषणा हुई, मैं मानता हूँ उसका असर है, क्योंकि महंगाई इतनी अधिक है, लोग त्रस्त थे, उन्हें लगा कि चलो 5 साल तो मिलेंगे, उसके बाद देखे जाए। सबसे बड़ा कारण ये। दूसरा जो बड़ा कारण है वो लाडली बहन। और तीसरा काम क्या है, आप ये देखिए, व्यापम वगैरह अनेक घोटाले हुए, ये पेपर लीक के हुए बहुत सारे हुए, तो जो सरकारी कर्मचारी है जो उसमें लिप्त थे, उन्हें ये लगा कि कहीं अगर सरकार बदल गई तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैं ये 3 कारणों को मानता हूँ कि भाई ये सबसे बड़े कारण हैं। एक तो 5 साल की घोषणा, एक वो जो लाडली बहना, एक शिवराज जी का वहाँ रोना कि भाई मामा आएगा कि नहीं आएगा, सारी चीजें। फिर जो उन्होंने मोदी जी को भी उसमें ले लिया कि इन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं, तो उन्होंने अपने आप को लार्जर देन मोदी तो दिखा दिया। लेकिन एक बात मैं बता दूं जो आपने नहीं पूछी तब भी, मुझे नहीं लगता कि शिवराज को सीएम बनाया जाएगा।
अच्छा। क्योंकि आप ये देखिए कि बाकी सब जगह मोदी जी ने वो नहीं कहा जो मध्य प्रदेश में कहा कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी। ना उन्होंने राजस्थान में कहा, ना छत्तीसगढ़ में कहा, ना तेलंगाना में कहा। एकमात्र मध्य प्रदेश ही ऐसी जगह थी। वो कितनी ही सीटें आ जाएं, मुझे नहीं लगता कि वो शिवराज को सीएम बनाएंगे। अच्छा, तो ऑप्शंस पर आपके पास बात करने के लिए कुछ है श्याम जी? आप पसंद करेंगे कि फिर अगर शिवराज नहीं तो कौन? देखिए, वो तो रिजल्ट आने पर पता लगेगा। और मुझे लगता है कि वो हमारे खट्टर साहब की तरह कोई ऐसा घोड़ा होगा जिसको हम नहीं जानते। अच्छा, तो ये आपको लगता है? हाँ जी। ठीक है श्याम जी, बजरंग दास जी का रुख करना चाहते हैं हम यहाँ पर एक बार फिर। बजरंग दास जी कई दिलचस्प दलीलें दी हैं श्याम सखा जी ने मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर, रुझानों को लेकर। किसी दलील से इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, उन्होंने श्याम जी ने बड़ी अच्छी बात कही। रुझान चल रहे हैं, रुझान के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। यह हकीकत बात भी है कि तो आप भी समझते हो, रुझान उल्ट पुलट होता रहता है। कई बार क्या होता है, आखिरी बॉल पर मैच जीता जाता है, आखिरी बॉल पर छक्का लग जाता है और हारा हुई बाजी आदमी जीत जाता है। तो आपने हमेशा ही देखा है। मैं मेरी छोटी बहन जो ओटीपी की प्रवक्ता सीनियर, उन्होंने एक बात कही। ठीक है बजरंग दास जी, हम चंद लम्हे के लिए रोक रहे हैं आपको यहाँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जनता के लिए गौरव का विषय है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई ऊंचाइयां छू रहा है। क्या विनिंग एमएलएस के लिए कोई डायरेक्शन है? पार्टी की तरफ से उन्हें बुलाया गया है या विधायक दल? ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी तय करेंगे। मैं भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता हूं, जो भी वो दोनों तय करेंगे उसी के तहत हम लोग कार्य करेंगे। राज्य में आपकी अगली भूमिका आपके राज्य में क्या होगी? मेरी भूमिका सदैव राज्य में एक जनसेवक की रही है। 2002 से जब से जनसेवा का पथ मैंने अपनाया है, जरूर आशा अभिलाषा मेरी है। वो आशा अभिलाषा है विकास की और प्रगति की, और उसके लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत मैं पिछले 20 साल से रहा हूं और जिंदगी के आखिरी सांस तक जरूर रहूंगा। कौन सी चीज ऐसी है जिसकी सबसे ज्यादा आपको फायदा हुआ और कांग्रेस को उसका नुकसान हुआ? किसी पार्टी का नाफा नुकसान की बात नहीं है। ये साफ साफ बात है प्रजातंत्र में कि जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ है, जो पार्टी जमीन से जुड़ी हुई है, जो पार्टी जमीन के लिए कार्य करती है, वही पार्टी को जनता का आशीर्वाद प्रदान होता है। और शिवराज सिंह जी की जो नीतियां मध्य प्रदेश में रही हैं, जनता के कल्याण की नीतियां रही हैं, उसका पूर्ण लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। केंद्र में हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो हम लोग ने कदम उठाए हैं, उसी का प्रतिफल है ये त्रिमूर्ति जो हमारे पास केंद्र में है, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और नड्डा साहब का। केंद्र का त्रिमूर्ति, मध्य प्रदेश में एक एक भाजपा का कार्यकर्ता शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में, उसी का फल है कि आज पूर्ण परिणाम हमारे पक्ष में आया है। जी बजरंग दास जी अपनी बात मुकम्मल करें, फिर आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। मुमताज जी, हमारी बहन ने कहा, भाजपा की जो प्रवक्ता है, भी कांग्रेस पार्टी ने 60 साल में क्या किया। शायद मेरी बहन को पता नहीं, जो स्कूल 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने बनाए, जिसके अंदर प्रधानमंत्री जी पढ़ के आए, जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में अमित शाह जी पढ़े, भाजपा के नेता जो पढ़ के आए हैं, वो स्कूल कॉलेज कांग्रेस पार्टी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। ये कहते बार बार, मोदी जी भी कहते हैं भाजपा कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल में क्या किया, 10 साल कम कर दिए, वो 70 साल वो होते थे। मोदी साहब क्या कहते थे, हमें कांग्रेस मुक्त बात करना है, कांग्रेस मुक्त बात करना है। आपके सामने कई स्टेटों में सरकार है, ये भी आपके सामने कुछ स्टेटों में सरकार ये फिर बनेगी। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, प्रजातंत्र में हार जीत चलती रहती है। प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, उन्हें ऐसा घमंड नहीं करना चाहिए। ये वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है। आपने चुनाव देखा, चुनाव मुद्दों पर नहीं था, चुनाव उन्होंने क्या किया, धर्म पर आधारित कर दिया, हिंदू मुसलमान कर दिया, मंदिर मस्जिद कर दिया। ये क्या है, बह का माहौल जनता के बीच लाते हैं कि नया मुद्दा ले आएंगे,
बोलिए जी ये ठीक है, इनकी मुद्दे की जो ये इनका एक ही काम है, बाइक को बाइक से लड़ाना, ना इन्होंने मुद्दे की बात ठीक है। करनी बजरंग दास जी फिर आएंगे आपके पास। एक बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है इस वक्त का, बड़ी खबर दे दें अपने दर्शकों को। मध्य प्रदेश में बीजेपी को भारी बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को 161 सीटों की बढ़त मिल रही है। कांग्रेस रुझानों में सिर्फ 66 सीटों पर ही आगे है और छत्तीसगढ़ में 54 सीटों पर बीजेपी आगे है। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में 34 सीटों पर बढ़त मिल रही है और राजस्थान में बीजेपी 113 सीटों पर आगे अपना सफर तय करती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को भारी बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 161 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं अपने दर्शकों को। इस बीच हमारे साथ हमारे दो और खास पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। जेजेपी से हमारे साथ विवेक चौधरी जी जुड़ चुके हैं। विवेक जी आपका बहुत स्वागत है। और इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ अर्जुन सुडैल साहब जुड़ चुके हैं। अर्जुन जी आपका भी बहुत स्वागत है। बजरंग दास जी आप जो भी कुछ कह रहे थे वो हर बात ठीक है, आपकी हर दलील में दम हो सकता है, लेकिन रुझान जो है वो आपके सबसे बड़े सियासी विरोधियों को ही हीरो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे कहना था अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले, विवेक चौधरी जी आपके पास आना चाहते हैं। सबको ये जिज्ञासा है, सब ये जानना चाहते हैं, खासतौर से हरियाणा के हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जेजेपी ने किस्मत आजमाने की कोशिश की थी राजस्थान में 25 सीटों पर, इन सीटों पर आप कहां हैं? आज कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी ने 19 सीटों पे चुनाव लड़ा। आपने कहा कि 25 कुछ एक सीटों पे टेक्निकल कारण के कारण वो नहीं हो चुका, नॉमिनेशन में दिक्कत आ गई, तो 19 सीटों पे चुनाव लड़ा और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने का काम किया। जननायक जनता पार्टी की पहली पारी थी और अभी रिजल्ट भी जो आ रहे हैं, रुझान भी आ रहे हैं, वो भी सकारात्मक आ रहे हैं, कोई इतना वो नहीं है। पर एक चीज देखने की है, हम तो ये मानते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत कम समय में बहुत कड़ी मेहनत की। और अगर मैं बात करूं 25 सितंबर की जो सीकर की रैली थी, उसके बाद ही हमारा संगठन भी वहां पे खड़ा हुआ। संगठन में नए साथी भी जुड़े, साथियों ने काम भी किया और बहुत बढ़िया हमें तो आज वोट परसेंटेज मिलती दिख रही है। और आने वाले टाइम में जैसे रिजल्ट सारा क्लियर होगा उसके बाद कंडीशन कुछ और ही होगी। ठीक है, आज जननायक जनता पार्टी की एक पहल थी कि ताऊ देवीलाल के विचारों को लेके हम जनता के बीच में जाएं, दुष्यंत जी के विजन को लेके हम जनता के बीच में जाएं, और वही हमने किया है और मजबूती से चुनाव लड़ा है। और थोड़ी देर में नतीजे बिल्कुल क्लियर होंगे, सबके सामने होगा। और देखने की बात यह है कि एक नई पार्टी राजस्थान की धरती पे गई और उसने बहुत मजबूती से चुनाव लड़के लोगों के बीच में अपनी एक प्रेजेंस शो की, और उसी का नतीजा है कि आज रिजल्ट भी आ रहे हैं। आने वाले टाइम में जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पिक्चर क्लियर हो पाएगी। विवेक जी जरूरी नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में हर किसी को कामयाबी मिले। हजारों मील की सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। आगे देखते हैं क्या होगा, ये नतीजे तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने शुरुआत की राजस्थान में, उसके लिए बधाई। अर्जुन जी आपका रुख कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्या लगता है आपको हरियाणा में इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों का किस तरह से असर पड़ सकता है? एक मिजोरम के कल नतीजे आएंगे, 4 राज्यों की तस्वीर आज पूरी तरह से साफ हो जाएगी अगले चंद घंटों में। हरियाणा में इन नतीजों को आप कैसे समझते हैं? देखिए, अगर अभी नतीजों की बात की जाए, नतीजे आने अभी बाकी हैं, अभी समय थोड़ा और लगेगा। अभी हम बिल्कुल क्लियर कुछ कह नहीं सकते जब तक नतीजे पूरी तरह नहीं आ सकते। और दूसरी बात, हरियाणा प्रदेश की राजनीति में अलग ही जो है वो राजनीति है। यहाँ पर इन नतीजों का अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी जा रहे तब भी कोई असर नहीं पड़ने वाला। और देखिए, हरियाणा प्रदेश में जो सहयोगी पार्टी जेजेपी, उसके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हमने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा है। मैं ज्यादा तो नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन भादरा सीट से नोटा से भी कम वोट अभी इनको मिल रहे हैं।
और मेरी आवाज इको मुझे ही वापस मिल रही है, थोड़ा प्लीज ठीक करवा दीजिए। लेकिन ऑन एयर आपकी और आवाज ठीक जा रही है, कहते हैं अपनी टेक्निकल टीम को किसे देखें, पर ऑन एयर आपकी आवाज ठीक जा रही है। देखिए, मैं बात कर रहा था हरियाणा प्रदेश। आप सिर्फ टोका टिप्पणी कर सकते हैं, आप क्यों नहीं चुनाव में आपने हिस्सा लिया? विवेक जी, आप अपने आप को ताऊ देवीलाल के बारिश बताते हैं, आपने क्यों नहीं चुनाव में हिस्सा लिया? अभी रुकिए, तो वो जो लड़ाई, अभी रुकिए ना विवेक जी, बात करने देते हैं। हरियाणा विवेक जी बात करने देते हैं अर्जुन जी को। विवेक जी अभी बात सुनिए ना। अर्जुन बोलिए। हमने हिस्सा लिया था हरियाणा प्रदेश के निजी चुनाव जो होते हैं, जिला परिषद के, नगर निगम के, और हमने बहुत अच्छे वहां पर नतीजे लिए, बहुत सारी हमारी सीटें वहां पर आई थी। आप कहां थे? चुनाव लड़ा था आपने? एक भी चुनाव नहीं लड़ा और हर तरह से हारे, बीजेपी नहीं लड़ पाई थी। और दूसरी बात, अगर मैं बात करूं हरियाणा प्रदेश की, तो उसमें बिल्कुल मैं कह रहा हूं, हरियाणा प्रदेश की जनता ने इनको वोट दिए थे हरियाणा प्रदेश में जो उन्होंने वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए, हरियाणा के अंदर लोगों की मदद करने के लिए। ये नहीं कि हरियाणा प्रदेश से भागकर राजस्थान में, यहां पर तो लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। यहाँ लोग जो वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया। बेरोजगारी हरियाणा में चरम सीमा पर है और ये लोग राजस्थान में जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो यहाँ नहीं कर पाए वही झूठ राजस्थान में बोलने का काम करते हैं। लेकिन राजस्थान की जनता इनको सबक सिखाने का काम कर रही है और ये बिल्कुल हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। पहले भी जितने चुनाव हुए हैं, चाहे वो जिला परिषद का हो, नगर निगम का हो, कोई भी चुनाव हो, उपचुनाव हमने जीते हैं। तो इस तरह से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा प्रदेश में लोगों के साथ है और हरियाणा प्रदेश की जनता भी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है। देखिए, कुछ समय पहले एक कुछ ऐसा हुआ था, पार्टी टूटी तो फर्क पड़ा था, लेकिन दोबारा से प्रदेश की जनता सबको समझ चुकी है, सबको जान चुकी है और इंडियन नेशनल लोकदल के साथ बड़ी मजबूती से जुड़ रही है। चलिए ठीक है, आएंगे वापस आप लोगों के पास। मेरी आवाज ठीक करवा दीजिए मेघना जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना वक्त दिया। अब मेघना जी की जगह बीजेपी का मौकिफ रखेंगे शादाब शम्स साहब। बीजेपी उत्तराखंड के नेता हैं, प्रवक्ता हैं शादाब जी। स्वागत करते हैं शादाब जी आपका। मेघना जी, आपका बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। शादाब शम्स साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शादाब शम्स बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उत्तराखंड से हमारे साथ बने हुए हैं। शादाब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? वापिस आएंगे हम आपके पास शादाब जी। अभी आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंची, हम देखते हैं कि ये आवाज आपकी ठीक से आएगी तो आपसे गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। श्याम सखा जी, आपको क्या लगता है? श्याम सखा जी, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, तेलंगाना के नतीजों को देखते हुए पार्टी की तरफ से एक बार फिर जाहिर सी बात है आला क़यादत को ही इसका क्रेडिट दिया जाएगा, पर खुदा न खास्ता ये नतीजे फेवर में नहीं आते, भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर रहे हैं, तो फिर क्या लगता है आपको, डेबिट देने का मामला भी क्या उसी शिद्दत, उसी रफ्तार से चलता है इस पार्टी में? देखिए, आप दो बातों पर ध्यान दीजिए। कर्नाटक में जब भाजपा यानी शुरुआत हुई चैनल्स पर तो मोदी जी का चेहरा था और जब हारने लगी तो नड्डा जी का चेहरा आ गया था। और परसों और कल आपने देखा होगा कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे उसमें भी नड्डा जी का चेहरा था, क्योंकि उन्हें तसल्ली नहीं थी, जैसे मैंने बताया। जहाँ तक राजस्थान और छत्तीसगढ़ का है उसका तो अभी पता लगेगा जब सारे वो आ जाएंगे, तो उसके बाद ही इसकी कोई गणना या इसके ऊपर बात होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में आगे मैंने आपको बताया ना कि वो 2-3 कारण जो थे वो बहुत बड़े कारण थे, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात से भी ज़्यादा जो आरएसएस की प्रयोगशाला जिसको हम कह सकते हैं वो मध्य प्रदेश में बहुत पुरानी है। तो मध्य प्रदेश में जड़ें बहुत हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया 3 कारण, एक तो 5 साल की वो, फिर जो शिवराज ने लाडली बहना और वो 5-6 जगह रोए भी कि भी मैं आखिरी है, मेरा सब कुछ है। तो 15 साल जिस आदमी ने काम किया है उसका थोड़ा बहुत तो असर होता है। और देखिए, किसी जमाने में 20% महिलाएं वोट देती थी, अब लगभग पुरुषों से ज़्यादा दे रही हैं। तो 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई ना, एक तो ये 5 किलो अनाज प्रति जो गरीब आदमियों को, आदिवासियों को, और एक लाडली बहन, और तीसरा जो ब्यूरोक्रेसी है उनका बहुत बड़ा रोल कभी जब कोई किताब इस पर शोध की जाएगी तो मध्य प्रदेश में लिखा जाएगा। अब आप ये देखिए कि राजस्थान में जब भी कांग्रेस हारती थी तो बहुत नीचे आती थी,
50 के आसपास आती थी। अभी रुझान के हिसाब से उतनी नीचे नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई वहाँ ब्यूरोक्रेसी या और कोई जो है वो उतना खेल नहीं कर पाई। और आप ये देखिए कि अभी छत्तीसगढ़ में भी लगभग आसपास चल रहे हैं 42-46 जैसे अब दिखा रहे हैं ये न्यूज़ 24 कि अभी 42 जो है वो बीजेपी की और कांग्रेस सब उसने बढ़ता हुआ दिखाया, मुझे नहीं पता और क्या। और फिर क्या होता है कि जो चैनल्स आजकल इनकी विश्वसनीयता ऐसे नहीं रही कि आखिर तक जब तक पूरा रिजल्ट नहीं आ जाता क्या वाकई वो एग्जैक्ट दिखा रहे हैं। इस पर भी मेरे को थोड़ा सा शक है कि कहीं ना कहीं अगर मान लिया कोई उन्हें लगे कि अपोजिशन पार्टी बढ़ रही है तो उसको थोड़ी देर रोक के रखते हैं जी। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है क्योंकि मैं भी 20 साल से जाता रहा हूँ टीवी पर। श्याम सर फिर आएंगे आपके पास। शादाब सिंह साहब हमारे साथ बने हुए उत्तराखंड से बीजेपी के प्रवक्ता है। शादाब जी, क्या मेरी आवाज अब आपको ठीक से मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। रुझान आप लोगों को खुश करने वाले हैं शादाब साहब। अब चर्चा इस बात पर होने लगेगी, थोड़ी ही देर में हम इसकी शुरुआत कर भी चुके हैं अपने इस डिस्कशन में श्याम जी के साथ, वो ये कि मध्य प्रदेश में पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, राजस्थान में भी कौन होगा। इस तरह की कयास आराइयां हैं कि मध्य प्रदेश में अब शायद शिवराज चौहान को बतौर मुख्यमंत्री पार्टी आगे ना करे। और राजस्थान का जिक्र करें तो वसुंधरा राजे 2003 से लगातार पार्टी को क़यादत देती आई थी, लेकिन इस चुनाव में पार्टी ने उनके नेतृत्व से परहेज किया। तो क्या बालकनाथ या कोई और? देखिए, मुझे लगता है कि अभी जश्न का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गदगद हैं। मोदी जी के नेतृत्व पर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर एक बड़े राज्यों से मोहर लगी है और जो माहौल विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा था उस नेगेटिव माहौल की हवा निकल गई है। और ये साबित हो गया है कि हमारे यहाँ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती, हमारी डिक्शनरी से शब्द हटा दिया है मोदी जी ने, प्रो इनकम्बेंसी होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो अपमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जिस तरह से विपक्षी दलों ने किया, जो लूज टॉक की, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। अब वो कहते थे पनौती पनौती पनौती, अब बता दीजिए पनौती कौन है, कांग्रेस के लोग बताएं ये कौन सी पनौती है कि पूरी तरह से चोपड़ा साफ होता जा रहा है। ये 24 से पहले का ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है, चिंता मत कीजिए, बहुत शानदार पिक्चर दिखाएंगे। और देश पूरी तरह से जो मोदी जी की योजनाएं हैं, जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है, जो हमारी योजना है, उनके ऊपर मुहर मारी है आवाम ने। और मैं ये कह सकता हूं कि एक ऐतिहासिक जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। विपक्ष को अभी खप्पा नोचने दीजिए, उनको मुझे लगता है कि कहने के लिए कुछ नहीं है तो वो अब कंट्रोवर्सीज की लाइन पे जाएंगे, कहाँ कौन बनेगा वो देखेंगे ना, जो बनाना होगा क्या करना होगा भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार तय करेगी कि हमें क्या करना है। हमारे पास मजबूत निर्णय लेने वाला नेतृत्व है, डुलमुल नेतृत्व नहीं है जो तय कर देंगे वो बन जाएगा। और सब सोच समझ के ईमानदारी से तय करते हैं, इसलिए किसी एक दूसरे की नियत पे कोई शक नहीं करता है, एक दूसरे की बात को मान के चलते हैं। और यही संगठन की ताकत है कि हम एक दूसरे के ऊपर, हमारा पूर्ण विश्वास है, इसलिए जनता का हम पे विश्वास है, जो कांग्रेस और अन्य दल नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए उनकी जो करारी हार हो रही है, ये मुझे लगता है कि छोटा सा सबक है, अगर सीख जाए तो बेहतर हो। खैर शादाब शम्स साहब, ये बयानबाजी के विक्टिम तो सिर्फ आप ही नहीं है, हर पार्टी इस बयानबाजी का शिकार होती है और कोई एक दूसरे पर वक्त और मौका आने पर कसर नहीं छोड़ता। आप लोगों की तरफ से भी राहुल गांधी को जाने क्या क्या कहा गया, कभी पप्पू कहा गया, कभी कुछ कहा गया। वो तो जनता के दिल में जगह बनाने की बात है कि किस चुनाव में किस वजह से जनता के दिल में जगह बनाई गई। वो जनता ने दिखा दिया है ना कि जगह कहाँ बनी है, किसकी बनी है। जिस बदतमीजी के साथ बात की जाती है, लोकतंत्र में इसका स्थान नहीं है। हमने कभी भी इस तरह की भाषा को समर्थन नहीं किया है। मेरी पार्टी ने, मेरे संगठन ने कभी ऐसी भाषा का समर्थन नहीं किया। इसलिए हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर मतभेद अपनी जगह है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और देश के लाइन के ऊपर कई बार इतना नीचे मत गिरो कि आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए देश को नीचे गिराने की कोशिश करो। ये समझने की आवश्यकता है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो नए नए फॉर्मूला कांग्रेस निकाल के लाती है, उन फॉर्मूलों का लाइनअप कहाँ खड़ा है, अब उनको समझ में आ गया होगा। देश क्या चाहता है, देश की आवाम क्या सोच रखती है और किस चीज के ऊपर वोट करती है, ये मुझे लगता है कि क्लियर बहुत कुछ हो गया है। शाम आते आते सब कुछ क्लियर हो जाएगा और मुझे लगता है कि 2024 में एक बहुत बड़ी जीत की ओर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जाएगी। ये एक छोटा सा ट्रेलर है
पिक्चर अभी, बड़ी पिक्चर अभी बाकी है। जी। मुझे लगता है कि शायद आने वाले वक्त में जो सुरपटौल पक्ष के रूप में आपने यहाँ देखी, वो आने वाले वक्त में ठीक है, बढ़ेगी। शादाब कहीं शम्स से साहब कहीं आएंगे तक आपके पास हम फिर। इस बीच हम रुक करेंगे आईएनएलडी से अर्जुन सुढैल साहब का, और इस बीच हमने तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाई छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की तस्वीर को, उनके मुजस्समे को दूध से नहलाते हुए नजर आए कार्यकर्ता। अर्जुन सुढैल साहब, ये रुझान ये बताते हैं कि जरूरी नहीं हर चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी ही एक बड़ा फैक्टर बनकर सामने आए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों इसके उदाहरण है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इसके बावजूद एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज नजर नहीं आई है। यहाँ पर राजस्थान का जिक्र कर लेते हैं हम। राजस्थान में लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज नजर आई है, क्या चूक रही होगी? अर्जुन जी नजर जी, देखिए जो कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो आपसी फूट है वो राजस्थान में साफ नजर आई, उसी का कारण मैं मानता हूं। नहीं तो ऐसी कोई एंगेबेसी नहीं वहां पर नहीं थी। और देखिए मेरी आवाज ना, मुझे बोल नहीं पा रहा हूँ ठीक से। आप बेफिक्र होकर बोले अर्जुन जी, आपकी आवाज टीवी पर बिल्कुल सही जा रही है। बोल रहा हूँ इको टीवी पे तो सही जा रही है, मुझे इको बहुत हो रही है। ठीक है, हम देखते हैं इसको, आप अपनी बात जारी रखें। अभी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक शुरुआत की थी, एक इंडिया गठबंधन को बनाने का वायदा किया था और लोगों को एक साथ इकट्ठा एक मंच पर करने का काम किया था। उसकी आज कहीं ना कहीं बहुत जरूरत है, उस इंडिया गठबंधन की जरूरत है। मेरा ये मानना है, हमारी पार्टी का ये मानना है कि आने वाले समय में उस गठबंधन की बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर इसी तरह आपसी फूट रही तो उसका तो कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है अर्जुन सुढैल साहब, आपका बहुत शुक्रिया इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच एक बड़ी खबर दे रहे हैं अपने दर्शकों को, बड़ा अपडेट है चुनाव के मद्देनजर अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। छत्तीसगढ़ में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी इस वक्त 54 सीटों पर आगे है। रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 54 सीटों पर आगे है और कांग्रेस 35 सीटों पर आगे है। पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच रुझानों पर स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा एक अकेला सब पर भारी। ये ट्वीट किया गया है, सोशल मीडिया पोस्ट की गई है स्मृति ईरानी की तरफ से। तो बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ में। अहम अपडेट दे रहे हैं आप। और ये तस्वीरें देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से जश्न की ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पुरजोश हैं और इस तरह से रुझानों में मिल रही बढ़त का जश्न मनाया जा रहा है। मार्जिन काफी ज्यादा हो चुका है दोनों पार्टियों की सीटों में, लिहाजा लगता है कि आखिर तक तकरीबन यही नतीजे जाने वाले हैं, जो हतमी नतीजे आएंगे, जो फाइनल नतीजे आएंगे। इस बीच हमारे साथ उत्तराखंड से नवीन जोशी जी हैं, कांग्रेस के महामंत्री हैं। नवीन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? नवीन जोशी जी, आप सुन सकते हैं मुझे? रुझान आपने देखे ही होंगे नवीन जी, क्या लगता है आपको? कहाँ आपको बोलिए। जी, क्या लगता है कहाँ कमी रह गई आप लोगों से? देखिए, अभी तो ये रुझान आए हैं, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। अभी जिस प्रकार से अभी तेलंगाना के अंदर वहां की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरी तरह से नकार दिया, उसमें क्या कहेंगे? मोदी जी का जो मैजिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए हैं। और ये जिन राज्यों में चुनाव था, प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी कैबिनेट वहां पे उन्होंने कैंप किया, वहां पे ये लोग गए, लेकिन विकास के लिए ये कहीं पे नहीं गए। उत्तराखंड के अंदर इतनी बड़ी टनल की घटना हो गई, यहाँ पे 41 मजदूर यहाँ पे दबे रहे, प्रधानमंत्री जी यहाँ के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा।
जिन राज्यों में चुनाव होने थे उन राज्यों में प्रधानमंत्री गए और इनके जो कैबिनेट मंत्री लोग हैं, इनके भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता, इन्होंने वहां पे डेरा जमा के रखा, पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। लेकिन जो चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं अभी तो ये रुझान है, अभी इसमें कोई इतना ज्यादा अंतर नहीं है। अगर कहीं पे हम हार भी रहे हैं तो बहुत कम वोटों से हार रहे हैं। वहां की अगर हम बात करेंगे तो जो आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव होगा, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे किसानों की आत्महत्या का मामला हो, चाहे अग्निवीर वाली योजना हो, जो रोजगार नवीन जी एक सेकंड, नवीन जी आपको रोक रही हूँ मैं एक सेकंड यहाँ। ये अपना दिल हल्का करने के लिए बातें अच्छी हैं। बीजेपी के पास तेलंगाना के लिए दलील है कि पहले एक ही सीट थी, अब 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हमने, हम तो वहां कभी थे ही नहीं, इतना कर रहे हैं, वो भी बेहतरीन प्रदर्शन बीजेपी उसे मान रही है अपना। आप ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है? देखिए, अभी मैंने बोला ये रुझान आ रहे हैं, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं है। अगर फाइनल रिजल्ट ये आ रहा है तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी से लेकर इनके सारे कैबिनेट मंत्री वहां पे बैठे रहे, जिनकी सत्ता होती है इन्होंने दुरुपयोग तो सत्ता का किया है, अपने मंत्रियों को वहां पे भेजा, अधिकारियों पे इन्होंने लगाम लगा के रखी, कोई भी अधिकारी इनसे बाहर नहीं जा रहा है। पूरी इन लोगों ने ऐसी जुमले छोड़े, ऐसे जुमले जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने पहले छोड़े थे कि 15 लाख रुपए एक के खाते में आएंगे, काला धन आएगा, विदेशों से लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों की आय दुगनी होगी। ये सारे मुद्दे तो इन्होंने सरकारी मशीनरियों को वहां पर झोंक कर खत्म कर दिए। अभी रिजल्ट आना है, निश्चित तौर पर हम और प्रदेशों में भी चुनाव जीतेंगे। अभी ये रुझान है, आने वाले समय में लोकसभा का जो चुनाव होगा, निश्चित तौर पर जो इंडिया गठबंधन है हमारा, वो जीतेगा और देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। नवीन जी, तेलंगाना में नहीं हुआ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग? देखिए, देश की जनता ने देखा ना, जो झूठे वादे प्रधानमंत्री जी ने किया, आप देखिए किस प्रकार से उन्होंने वादे किए थे, क्या वादा पूरा हुआ? आप बताइए, काला धन देशों से आया, ये कह रहा किसानों की आय दुगनी हुई, आज तक किसी किसान की आय दुगनी नहीं। इस बीच एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है हमें, बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। रुझानों के हवाले से राजस्थान चुनाव के परिणाम भी आने शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में 2 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। ये नतीजे भी सामने आ गए हैं। राजस्थान से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। अहम अपडेट, बड़ी खबर आपको राजस्थान के चुनाव परिणाम के हवाले से दे रहे हैं। राजस्थान ने 2 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। ये रुझान नहीं, फाइनल नतीजे हैं जो इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वापस रुख करेंगे अपने खास पैनल का। श्याम सखाजी हमारे साथ बने हुए काफी देर से। श्याम जी, जो बातें तमाम नवीन जोशी जी कह रहे हैं, मानते हैं कि खुद को समझाने के लिए चीजें अच्छी हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, ये वो, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां पर भी क्या एंटी इनकम्बेंसी ने क्या मजबूती से काम किया है? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात क्या है कि सारी पार्टियों वाले, जिसमें छोटी पार्टियां जेजेपी और सारे ये भी थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो परिवेश में हर व्यक्ति, ये तो पार्टी वाले हैं वैसे ही बोलेंगे। अब जैसे उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री के लिए पनौती कहा गया, तो बंगाल में दीदी और दीदी नहीं कहा गया, और वो भी प्रधानमंत्री द्वारा। संस्कृत का एक सूक्त है कि महाजनेन येन गता सा पंथा, कि महाजन जिस रास्ते पर, बड़े व्यक्ति जिस रास्ते पर चलते हैं, उसी रास्ते के उसी पर पीछे पीछे लोग चलते हैं। तो वो सारा का सारा हिसाब किताब यहाँ चल रहा है देश में, जो बहुत भयावह है, उसको मैं ठीक नहीं मानता। दूसरा क्या है कि मैं अभी ये रुझान देख रहा था, थोड़ी देर पहले कांग्रेस फिर छत्तीसगढ़ में आगे हो गई थी, और राजस्थान में आपने देखा कि बीजेपी 97 पर आ गई थी और 84 पर कांग्रेस थी और 20 पर अन्य थे। तो ये सब कुछ आ जाएंगे तब। पहली बात तो ये है कि आप ये देखिए कि मिजोरम में 1 सीट आई थी भाजपा की, उसके बाद भी सारे भाजपाई प्रधानमंत्री समेत ये कहते थे हमारी सरकार है। अगर ये मान लिया किसी वजह से शाम तक नतीजे पलट जाएं और सिर्फ मध्य प्रदेश में रह जाएं, तो ये क्या कहेंगे? तब भी यही कहेंगे कि मध्य प्रदेश में हम जीत के उसी जीत को, क्योंकि श्याम सर, माजरत के साथ आपको चंद लम्हे के लिए मुझे यहाँ रोकना पड़ रहा है। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी फोन लाइन पर मौजूद हैं।
मूलचंद शर्मा जी, खबरें अभी तक पर स्वागत है आपका। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ ममता जी, बिल्कुल आपकी खबर बिल्कुल। 4 राज्यों के रुझान सामने आए। राजस्थान में तो 2 सीटों पर बीजेपी ने फाइनली जीत भी दर्ज कर ली है, लेकिन रुझानों में पार्टी आपकी बढ़त बनाए हुए है। एक बार फिर से अच्छे दिन के इशारे मिल रहे हैं आप लोगों को। ये सब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक जो काम हुए हैं, जो अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, ये सब उसका परिणाम है। कभी कल्पना मेरे मित्र कांग्रेस के मित्रों के तो कागजों में काम रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने उस कार्य को धरातल पर उतारने का काम किया है। और अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जो है, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा, उस तक कोई विकास पहुंचा नहीं, कोई विकास का कार्य हुआ नहीं। और इसका परिणाम है कि इस परिणाम से आज भारतीय जनता पार्टी का, चाहे राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, इसका परिणाम है। मूलचंद जी, मध्य प्रदेश का खास तौर से जिक्र करना चाहूंगी मैं यहाँ पर। हमारे बेहतरीन दानिश्वर सियासी माहिरीन का कहना है कि शिवराज चौहान को पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं दोहराएगी। फाइनली अगर आपने जीत दर्ज की तो रुझान तो कह रहे हैं कि आप ही लोग यहाँ सरकार बनाएंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि आप इस सवाल पर सीधे सीधे जवाब देंगे। मेरा सीधे हमारा सब संगठन तय करता, संगठन पे ही होता है, और संगठन ही तय करता है कौन मुख्यमंत्री बने, कौन नहीं बने। और मेरा ये कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जीत है। ठीक है मूलचंद शर्मा जी, इस बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम श्याम सखा जी का रुख करेंगे एक बार फिर से। बतौर पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे इस पैनल का बेहतरीन हिस्सा बने हुए हैं श्याम जी। श्याम जी, कोई नहीं साफ करेगा तस्वीर, और मुझे भी लग रहा है कि जैसे जैसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा है कि आपने एक अंदेशे का इजहार किया था कि शिवराज चौहान शायद मुख्यमंत्री इस बार नहीं बनाए जाएंगे पार्टी की तरफ से। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट मिल रहा है हमें रुझानों पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है जनता को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जनता ने उम्मीद से कई गुना ज्यादा दिया है। इससे पहले हमने आपको उनकी प्रतिक्रिया भी सुनवाई थी। जन सेवक की तरह मेरी भूमिका है। उनसे पूछा गया था कि क़यादत को लेकर, नेतृत्व को लेकर वो क्या सोचते हैं, तब उन्होंने तमाम बातें कही थी। फिलहाल उन्होंने शुक्रिया अदा किया है जनता का। तो रुक करेंगे अपने पैनलिस्ट का। श्याम सखा जी से हमारी चर्चा को जारी रखेंगे। श्याम जी, नेतृत्व को लेकर कोई तस्वीर साफ नहीं की जा रही पार्टी की तरफ से, और जाहिर है इसी तरह के गोलमोल जवाब दिए जाते हैं जब आप जैसे सियासी माहिरीन बैठते हैं पैनल्स पर, तो सीधे तौर पर एक बात करते हैं। तो फिर अगर अंदेशों पे ही हम बात करें तो आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी? रिजल्ट पर या लीडरशिप पर? लीडरशिप पर, सीएम के चेहरे पर। देखिए, लीडरशिप पर अभी मैंने बताया कि राजस्थान में तो रानी साहिबा के चांसेस हैं। अच्छा। क्योंकि उनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेंगे 24 के लिए। ये अलग बात है कि 24 में हटा दें, और 24 के बाद हो सकता है योगी जी को भी हटा दें। देखिए, मेरा पर्सनल वो है, इसमें कोई मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। और शिवराज जी को तो मैं मानता हूँ नहीं बनाएंगे, उनको कैबिनेट में ले आएंगे यहाँ सेंटर में। वहाँ कोई ना कोई जो डार्क हॉर्स जिसको कहते हैं वो व्यक्ति आएगा जो हर तरीके से उनकी माने। लेकिन जहाँ तक बात थी, जैसे कांग्रेस अभी तक उस पर अड़ी हुई है, सबसे पहले तो कार्यकर्ता दोनों पार्टियों के, हालांकि ये कहा जाता है कि भाजपा के बड़े अनुशासित हैं और ये है वो है, और कांग्रेस तो जो बुरी हालत में मानता हूँ वो इसलिए कि कार्यकर्ता की उन्होंने ध्यान छोड़ दिया था। अब कुछ थोड़ा बहुत हुआ है, जैसे इसमें तेलंगाना में उन्होंने सब कुछ कार्यकर्ता पर छोड़ा। तो लेकिन यहाँ क्या था कि दोनों डेडवुड लीडर उन्होंने रखे। अगर वो भी यहाँ इन दोनों को नहीं करते ना, लेकिन क्या था कि कमलनाथ की बजाय उनके पास कोई चेहरा नहीं था। यहाँ वो उस लड़ाई को नहीं दिखाना चाहते थे। लेकिन आप ये देखिए कि दोनों 75 से ऊपर है। तो जो युवाओं में आक्रोश था बेरोजगारी और महंगाई, उसको भुनाने के लिए कोई युवा चेहरा चाहिए था। पिछली बार सचिन पायलट था तो आपने देखा जीत के। दूसरी बात क्या है कि अगर सारे वो देखेंगे, जब वोट परसेंटेज आएगी तो और पता लगेगा कि भाई सारी मशीनरी के बावजूद, सारे संसाधन के बावजूद क्या भाजपा उतनी ले पाई है।
इस बात का बहुत बड़ा असर होगा। मध्य प्रदेश के बारे में तो मैं डिटेल से बता चुका हूं, जो मेरे हिसाब से जो कारण है। लेकिन राजस्थान में आप ये देखिए कि लास्ट के जो सेकंड लिस्ट आई थी, वहां से जब से वसुंधरा राजे को वेटेज मिलनी शुरू हुई तब से हुआ, वरना राजस्थान को तो ऐसा लगता था कि भाजपा ने छोड़ दिया है जी। और ये वसुंधरा का ही कमाल है कि वो जिस तरीके से डटी, और उनकी फॉलोइंग है। मैं राजस्थान में पढ़ा भी हूँ और मेरे रिश्तेदार भी हैं जी बहुत सारे, तो वहाँ वसुंधरा की फॉलोइंग अच्छी तगड़ी है। शिवराज की भी फॉलोइंग है, मैं ये नहीं कहता कि उनकी नहीं है, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा वो है वो ब्यूरोक्रेसी का, कि ब्यूरोक्रेसी उनकी मुट्ठी में है, जिसकी वजह से। दूसरा मैंने आपको बताया कि भाई जो महंगाई से त्रस्त दुनिया है, ये हमारी जन समाज है, उसमें जो बीच इलेक्शन में इस तरीके की भाई 5 साल के लिए बढ़ाए जाएंगे, वो भी कैबिनेट मीटिंग से पहले जी, वो एक संदेश था, वो जो बाद में इन्होंने मोदी की गारंटी की बात कर दी। लेकिन अगर आप तीनों उस पर देखें, मैं अभी देखता रहा हूँ इसी बीच में, तो छत्तीसगढ़ में भी कभी कांग्रेस ऊपर आ रही है कई चैनल्स पर जी, कई पर वो आ रही। अच्छा, यहाँ जो है राजस्थान में 97 पर आ गई थी, अब फिर 113 दिखा रहे हैं, और 97 पर आने का मतलब जो दोनों मिला के, अन्य और वो मिला के, वो 102 हो गए। तो इस तरीके की जो बातें हैं, तो साफ तो तब होगा, लेकिन बुरी तरह कांग्रेस इन दोनों जगह, सिर्फ मध्य प्रदेश में हारी है। छत्तीसगढ़ और उसमें अगर ये भी रिजल्ट रहते हैं जो अब हैं, तो मैं उसको बुरी तरह हार नहीं माना चाहता, और उसके लिए बल्कि चेतावनी 24 के लिए। देखिए 24 में क्या है, इन चारों स्टेट में सिर्फ 6 सीट थी कांग्रेस के पास, और इनके पास शायद 69 थी जी। अब वो यानी एक पूरी 25 थी राजस्थान में, और 27 थी इसमें आपके मध्य प्रदेश में जी, और छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 थी, और 6 थी इनकी वहाँ तेलंगाना में शायद। तो अब आप ये तेलंगाना को 1 मिनट भूल भी जाएं तो 100% के लगभग, यानी 98 पॉइंट समथिंग थी। उससे आगे जाने का तो संभव नहीं है ये तीनों स्टेट में। तो ये 24 की बात कर रहे हैं ना, ये हवा थी और वो थी, ये मैं नहीं मानता कि वो होगा। तो बेसिकली ये है कि ये भाजपा को भी बड़ा सीरियसली और देखिए ये लोग सोचते हैं बहुत सीरियसली, और मिनटों में सोचते हैं, इनका फीडबैक भी बहुत बढ़िया। आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो वहाँ एक बुढ़िया की बात करते हुए आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि उन्होंने कहा मैंने तेरा नमक खाया है, लेकिन वो बात उल्टा पड़ी, तो अगले दिन से मैंने कहा नहीं माता मैंने तेरा नमक खाया। तो इनका जो फीडबैक है ना ग्राउंड से, वो बहुत तगड़ा है जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अब ये देखिए ना 97 लाख टन तो गेहूं आयात हुआ, जबकि हम गेहूं निर्यात करते थे। इसी तरह 73% दाल जो है आयात हो रही है, तेल का तो है ही है। तो ये जो सारी चीजें हैं, लेकिन प्रचार तंत्र इनके हाथ में। अब जीएसटी बढ़ने से जीडीपी बढ़ गया खर्च का, जबकि उत्पादन का जीएसटी तो नहीं बढ़ा ना। अगर आप रेट बढ़ने से, जो सरसों का तेल 70 रुपए का था, अगर वो 150 या 200 का हो गया, 5% था, तो 3 गुनी जीएसटी बढ़ेगी। जीएसटी बढ़ेगी, खर्च को आपने उसमें प्रोडक्शन में ला दिया, तो वो जीएसटी बढ़ जाएगी। तो ये चीजें जनता तक नहीं पहुंचती। जैसे अन्ना आंदोलन में पहुंच गए थे वो करप्शन, जो करप्शन प्रूव भी नहीं हुई जी। और यहाँ करप्शन ढकी जा रही है। अब ये देखिए ईडी पर 3 हुए, थोड़ा सा आया बंद। मुद्रा पोर्ट पर 10,000 करोड़ के करीब का वो पकड़ा गया, जो नशीली पदार्थ थे, जिसका अब कनाडा से भी कनेक्शन दिया जा रहा है। अब ये तो खुदा जानता है कि क्या है, लेकिन बेसिकली क्या है कि जो प्रचार तंत्र है वो बहुत सही कहा श्याम जी, आपने बहुत कीमती बात ये कही है कि आप किस अंदाज में, किस तरीके से, किन अल्फाज के साथ अपनी बात को अवाम के बीच लेकर जा रहे हैं। ये आज के वक्त में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करता है, बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। विवेक चौधरी जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के रुझानों पर प्रतिक्रिया सामने आई है। जानते हैं उन्होंने क्या कहा, दिखाते हैं अपने दर्शकों को। अच्छी फाइट हो रही है तेलंगाना में, हम 10 साल बाद आ रहे हैं, जो अभी रुझान है। छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक चला हुआ है, और छत्तीसगढ़ में अभी 3 राउंड की काउंटिंग हुई है, 15 राउंड होते हैं। जैसे हिमाचल के रिजल्ट थे ना, उसमें शुरू में पहले बीजेपी काफ़ी आगे जा रही थी, तो मुझे लगता है कि 2 स्टेट्स में कांग्रेस आएगी, और तीसरी स्टेट में नेक टू नेक हमारी जीत की संभावना है। जब तक काउंटिंग 1-1.5 बजे के बाद ही पूरा रिजल्ट क्लियर पता लगेगा। मेरा मानना है कि कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस बीच हमारे साथी प्रदीप रेड्डू ने कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा से भी खास बातचीत की, ये भी सुनाते हैं अपने दर्शकों को।
तो हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक अरोड़ा जी है। अरोड़ा साहब, जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं तमाम राज्यों में चुनाव के, उस पर क्या कहना आपका? देखिए, अभी जो शुरुआती रुझान है वो तो उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आ रहे हैं जो हम उम्मीद करते थे, परंतु क्योंकि एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के 20-20, 22 राउंड है, अभी 5-5, 4-4 राउंड के नतीजे आए हैं। तो देखिए, जब तक फाइनल नहीं आ सकते, फाइनल कमेंट्स तो बाद में है, परंतु जो रुझान है उसको कह सकता हूँ कि कांग्रेस जो उम्मीद करती थी उससे कम है। अभी तेलंगाना को छोड़ के सिर्फ तमाम राज्यों में कांग्रेस पीछे चल रही है, सिर्फ एक में जीत साफ तौर पर नजर आ रही है, उस पर क्या कहना आपका? मैं कह रहा हूँ कि अभी तो ये शुरुआती रुझान है, फाइनल तो तभी कहेंगे, परंतु जो उम्मीद कांग्रेस करती थी मैं मानता हूँ कि उससे जो रुझान आ रहे हैं कम आ रहे हैं, परंतु उतार चढ़ाव चल रहा है, कोई 200 वोट से कोई 400, तो फाइनल में निश्चित रूप से लगता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनाएगी, बाकी जगह तो बीजेपी आगे चल। अरोड़ा साहब, एक सवाल हमारा ये है कि 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी है और 24 में लोकसभा चुनाव, ये जो रिजल्ट आ रहे हैं क्या कोई असर पड़ेगा हरियाणा पर भी लोकसभा चुनाव? हरियाणा प्रदेश का तो आज जन जन इस सरकार से छुटकारा चाहता है। हरियाणा प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है, इससे भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नशा बढ़ रहा है, विकास हो नहीं रहे, तो लोग बदलाव चाहते हैं। विकल्प कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और जहां तक हर स्टेट का एक अलग इश्यू होता है, पिछली बार आप देखो कि लोकसभा चुनाव हुए, हरियाणा में 10 की 10 सीटें कांग्रेस हार गई थी, परंतु 4 महीने बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो जो 75 पार कह रहते थे वो 40 पे आगे रुक गए थे। तो हर महीने 2 महीने बाद ये बदलता रहता है। कोई असर पड़ेगा मान लीजिए? हरियाणा में तो कभी भी चुनाव हो जो, कांग्रेस भारी बहुमत से हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाए। अब मान लीजिए क्या क्या फैक्टर है, मुद्दे क्या रहे इन चुनाव में, जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, इसमें किन मुद्दों में कांग्रेस पिछड़ी, कैसे जीत हुई, क्या मुद्दा रहा होगा? अभी तो ये कहना समय से पहले की बात है, उसके बारे में विश्लेषण करेंगे, क्या क्या निकल गएगा तभी पता लगेगा। जीत में क्या फैक्टर रहा होगा आपका? नहीं, जीत मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी इसका विश्लेषण करना चारों स्टेटों का, ये समय से पहले की बात है। उसके बाद पार्टी मंथन करेगी कि क्या क्या कमी रही है, कहाँ जीतते हैं। जैसे तेलंगाना में कांग्रेस जीत रही है तो वहाँ क्या फैक्टर है, ये सारी बातें बाद की हैं। कद्दावर नेता अशोक अरोड़ा जी, जिन्होंने ये कहा कि अभी नतीजे फाइनल नहीं हुए, कांग्रेस ज़्यादातर राज्यों में जीत रही है इस वक्त। तो इस बीच तमाम प्रतिक्रियाएं भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे खास पैनलिस्ट बने हुए हैं, हमारे जेजेपी से विवेक चौधरी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, आप सरकार शेयर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, आपका गठबंधन है हरियाणा में, और इस रिश्ते को देखते हुए अब जो रुझानों में बढ़त ले रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या खुशी हो रही है नतीजों से आपको? देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस के, मैं अभी अशोक अरोड़ा जी को भी सुन रहा था, उन्होंने भी बारी बारी एक ही बात कही कि जो उम्मीद थी उस पर कांग्रेस खरी नहीं उतर पाई और कांग्रेस को वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाए। मैं तो ये देख रहा हूँ कि राजस्थान की अगर खासकर मैं बात करूँ, राजस्थान में हरियाणा से कांग्रेस के एक सीएम कैंडिडेट, मैं कहूँ भावी सीएम कैंडिडेट जो इनके हैं रणदीप सुरजेवाला, वो भी राज्यसभा के सांसद भी हैं वहाँ से, और उसके बावजूद कांग्रेस के ये हालात हैं। और बाबू बेटा की अगर मैं बात करूँ, बाबू बेटा ने भी वहाँ जाके प्रचार करने का काम किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो राजस्थान में जाके हरियाणा सरकार को कोसने का भी काम किया। उसके बावजूद आज जो नतीजे आ रहे हैं, कांग्रेस वाले बता सकते हैं कि क्या उसका कारण रहा। जननायक जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, पहली बार चुनाव लड़ा, मजबूती से चुनाव लड़ा और एक नतीजा भी सकारात्मक आ रहा है, और हमें उम्मीद है भविष्य में और इससे अच्छे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और एक पहल हमने की है, आगे उसे लेके जाने का काम करेंगे। मैं अभी सुन रहा था इनेलो के प्रवक्ता यहाँ बैठ के बातें कर रहे थे कि हमने उपचुनाव जीते। एक चुनाव जो एलनाबाद का उपचुनाव हुआ था, जहां से इन्हीं के नेता ने रिजाइन दे के दोबारा चुनाव कराने का काम किया था, जनता के ऊपर चुनाव का बोझ डालने का काम किया था, वहां भी ग्रेस मार्क्स से ये पास होने का काम करते हैं और बातें करते हैं बड़ी बड़ी। निकाय चुनाव और अगर मैं जिला परिषद चुनाव की बात करूं, उसमें इनेलो का क्या योगदान रहा। आज जननायक जनता पार्टी पे तो टोका टिप्पणी करने की बात करते हैं कि हरियाणा से छोड़ के राजस्थान चले गए।
अरे इन्हें ये तो पूछिए कि जो लोग कहते हैं हम ताऊ देवीलाल के वारिस हैं, ताऊ देवीलाल ने सीकर से चुनाव लड़ा था और देश के उप प्रधानमंत्री बने थे। आज उन्हीं की विचारधारा को लेके हम अगर राजस्थान में जा रहे हैं तो तमाम पार्टियों को तकलीफ क्यों हो रही है? हम उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, माननीय दुष्यंत चौटाला जी के विजन को ले जाने का काम कर रहे हैं जनता के बीच, तो दिक्कत किस बात की है? मैं एक बात मानता हूं, आज के दिन हारा वो जो चुनाव नहीं लड़ा, जो लड़ा नहीं। हम तो जीतते हैं। हमने जनता के बीच में जाने का काम किया, जनता को बताने का काम किया, जनता को अपने साथ जोड़ने का काम किया, एक संगठन खड़ा, मजबूत संगठन खड़ा करने का काम किया। तो आने वाले टाइम में बड़ी बड़ी पार्टियां, जो आज मैं कहूं देश की भी सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो भी कभी 2 सीटों पे थी। आज के दिन हम भी संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में मजबूती से उभर के सामने आएंगे। पर ये कहना बिना चुनाव लड़े कि हरियाणा छोड़ के चले गए या ये हो गया, हमें तो एक चीज का पता है कि आज तमाम विरोधी दल हो, चाहे नेलो हो, चाहे कांग्रेस। इस बीच विवेक जी आपको रोक रहे हैं चंद लम्हे के लिए। एक बड़ा अपडेट मिल रहा है हमें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को फिर से प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी हैं और मोदी के मन में मध्य प्रदेश है। बीजेपी को फिर से जबरदस्त बहुमत मिलेगा, ये कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान का। भारतीय जनता पार्टी को फिर से प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। जनता उन पर अगाध प्रेम और श्रद्धा रखती है। ये उनके नेतृत्व की विजय है। अमित भाई ने जो रणनीति बनाई, ये उसका परिणाम है। हमारे साथ नेहा धवन जी भी हैं, बीजेपी के नेता हैं। नेहा जी, स्वागत है आपका हमारे इस डिस्कशन में, हमारे इस चर्चा में। ये रुझान जो है, जाहिर सी बात है आप लोगों को खुशी दे ही रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आपको आखिर तक यही नतीजे रहने वाले हैं? कुछ सियासी माहिरीन का कहना है कि खंडित जनादेश भी हो सकता है, बहुत मुमकिन है। क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल जो अभी रुझान आपके समक्ष हैं, ये रुझान ही एंड तक रहेंगे, क्योंकि अभी आपने देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो नंबर चल रहा है और जो कांग्रेस का नंबर है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आधा का बीत चुका है और मोस्टली बहुत सी जगह पर काउंटिंग लगभग 6% हो चुकी है। और इस समय ये कहना कांग्रेस का, मैं कहूंगी तो अपनी आशाएं बनाए रखें और हमारी शुभकामनाएं भी उनके साथ है, लेकिन इतना नहीं है कि आज उनके सपने जो है पूरे होने वाले हैं और उनके ऑफिस में जो बने हुए हैं वो वितरित होंगे। बहुत ज्यादा कांग्रेस ने इस बात को प्रचारित किया कि वो 5 राज्यों में जो है कांग्रेस की सरकार बनाने वाले हैं। हमने तो छत्तीसगढ़ की भी बात कही थी, लेकिन आज आपके समक्ष है कि कांग्रेस में 35 पर आगे चल रही है और बीजेपी 54 पे आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ को भी अगर हम देखते हैं तो ये रुझान जो दिख रहा है उसमें जो अंतर है, 12 अंतर है, इसको लगभग 11 सीटों का अंतर है, इसको पार कर पाना जो है मुझे मुश्किल लगता है। हमारी जो रणनीति रही वो विकास की रणनीति, विकास के नाम पर वोट मांगे और मोदी को अपने मन में बसा के रखा है। उन्होंने अपार प्रेम जो है वो हमारे ऊपर बसाया है। लगातार चौथी बार हम फिर से शिवराज चौहान जी के नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में फिर से मध्य प्रदेश में कमल खिलाने जा रहे हैं। और जिस तरह का राजस्थान में देखने को मिल रहा है, राजस्थान की जनता ने भी हमारे जो मन हमारे साथ अपना मत जोड़ा है। बहुत बात है राजस्थान की जनता की, मैं आभारी हूँ। मध्य प्रदेश की जनता की मैं आभारी हूँ और छत्तीसगढ़ की जनता की भी मैं आभारी हूँ। तेलंगाना में साथियों ने हमारा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। देखिए, ये रुझान लास्ट शाम तक भाजपा के पक्ष में ही दिखेंगे। ठीक है नेहा जी। श्याम जी, मुझे आपके पास आना है। इस वक्त एक सवाल मेरे जहन में है, वो ये कि बातचीत इससे पहले भी जब हमारी बाकी पैनलिस्ट से हो रही थी तब एक जिक्र आया था कि राजस्थान में इस बार बागियों ने बहुत बड़े पैमाने पर खेल को अंजाम दिया है। और ये बागी न सिर्फ
भारतीय जनता पार्टी के भी थे, इसमें कांग्रेस के भी बागी शामिल थे जिन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया किसी न किसी वजह से। उन्होंने इंडिपेंडेंट या किसी और तरीके से चुनाव में अपनी हिस्सेदारी निभाई है। तो क्या लगता है आपको राजस्थान में इस बार का नतीजा इन बागियों की वजह से सफर कर रहा है? देखिए, ये तो पूरे रिजल्ट आने पर होगा, लेकिन एक बात के लिए मुझे बहुत खुशी है कि इस बार अन्य जो है ना, एक राजस्थान को छोड़ दें हम, वहाँ बहुत कम है, यानी पार्टियों को ही वोट मिले हैं, 2 पार्टियों को। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा शुभ संदेश है, जीते हारे कोई भी। क्योंकि आप ये देखिए कि ओवैसी लगभग सभी सीटों पर जीतते थे, 7 पर। अब वो 7 सीटों पर एक बार तो बहुत पीछे थे, अब वो 3 पर आ गए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो इस तरीके के फ्रिंज एलिमेंट थे जो लोकतंत्र को खराब करते थे, ब्लैकमेल करते थे, वो गायब हो रहे। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि भाजपा वालों को भी सोचना चाहिए कि जहाँ उनकी सरकार, वो कहते थे चाहे एक एमएलए था, वहाँ के सीएम ने पीएम के साथ जो है मंच शेयर करने से मना कर दिया, इसलिए मोदी जी ने अपनी वो कैंसिल कर दी। और इसी तरीके से इंटरनेशनल की बात, क्योंकि मैंने बताया ना कि खबरों को छुपाया जाता है। अब आप ये देखिए, अभी यूनेस्को का इलेक्शन हुआ था, अगर कहीं वो कांग्रेस की सरकार होती तो बहुत जिस तरह से वो लेके आए थे वहाँ 38 श्याम जी, एक बार फिर माजरत के साथ आपको चंद लम्हे के लिए रोकना पड़ रहा है मुझे। सुरेश कश्यप जी फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ इस वक्त, बीजेपी के सांसद है। सुरेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी जी। सुरेश जी, रुझान आपके सामने है, 2 सीटों पर नतीजे भी आ गए हैं जहां आपने जीत दर्ज की है, लेकिन रुझानों में आप लोग बढ़त लिए हुए हैं। जाहिर सी बात है, इस तरह की कामयाबी पर खुशी तो होती है, लेकिन आप किसको श्रेय दे रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ी कामयाबी है। इस प्रकार से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 9.5 सालों में जिस प्रकार से काम हुए हैं, जनता ने उसके ऊपर मोहर लगाई है। और जो झूठी गारंटियां दे रहे थे या लोग जो भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, जिन्होंने घोटाले किए, आज वो बेनकाब हो गए। वो चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो या राजस्थान की बात हो, और मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से काम किया, उसी का नतीजा है कि जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी के काम के ऊपर मोहर लगाई। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरा देश आगे बढ़ा है, देश की जनता आज मोदी जी के साथ खड़ी है। और ये 3 राज्यों की जो जीत है, निश्चित रूप से इस बात की ओर इशारा है। और सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। तो क्या लगता है आपको, राजस्थान में कमान किसे सौंपेंगे आप फाइनली अगर जीत हासिल की तो? देखिए, ये तो विषय हाईकमान के, हाईकमान तय करेगा किसको मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से मिलकर जो है संयुक्त रूप से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सभी लोगों ने काम किया, उसका नतीजा है कि हम राजस्थान में जीते, हम मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनाने में काम हुए, और छत्तीसगढ़ वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। अच्छा सुरेश जी, संभावना पर तो कम से कम चर्चा कर सकते हैं हम, राजस्थान में खास तौर से कौन से चेहरे? देखिए, ये विषय केंद्र नेतृत्व का है। और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी बात जो है इन राज्यों में जीत हासिल करना, और वहां पर जिस प्रकार से झूठी गारंटियां जैसे हिमाचल में पहले दी गई, वैसी गारंटियां देने का वहां भी प्रयास हुआ था, लेकिन गारंटी को जनता ने नकार दिया है। और मोदी जी के नेतृत्व में आज जनता को भरोसा है, और मोदी जी के ऊपर भरोसा करते भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने वोट किया है। जी चलिए सुरेश जी, राजस्थान में तो आपकी कश्मकश समझ में आती है, मध्य प्रदेश में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है शायद? देखिए, मैंने कहा ये चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे राजस्थान है या छत्तीसगढ़ है, कौन मुख्यमंत्री होगा ये शीर्ष नेतृत्व हमारा तय करेगा। और लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि जिस प्रकार से जो जीत मिली है इस समय, तो सबसे बड़ी बात वो है कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, ये सबसे बड़ी बात है। बाकी मुख्यमंत्री कौन होगा वो बात का विषय है, लेकिन अभी तो इस बात की खुशी, और मैं बधाई देना चाहूंगा 3 राज्यों की जनता को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ठीक है सुरेश जी, आपका बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतने हमारे साथ बीजेपी के सांसद सुरेश कश्यप जी। इस बीच बड़ा अपडेट मिल रहा है हमें, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालरा पाटन से आगे चल रही हैं। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं राजस्थान चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान में बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, ये फाइनल नतीजे हैं।
इंदौर 1 से बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालरापाटन सीट से आगे चल रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। ये फाइनल नतीजे हैं जो आपको बता रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रहे हैं इंदौर 1 विधानसभा सीट से और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालरापाटन से आगे चल रहे हैं। अभी तक के अपडेट हैं ये राजस्थान के नतीजों को लेकर। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है हमारे पास अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर दे रहे हैं अपने दर्शकों को। बता दें आपको कि राजस्थान चुनाव को लेकर इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। आमेर से बीजेपी के बड़े नेता सतीश पूनिया चुनाव हार गए। आमेर की सीट गंवा दी है भारतीय जनता पार्टी ने। पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया हार गए हैं आमेर से। आमेर विधानसभा सीट लूज कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। राजस्थान चुनाव नतीजों के हवाले से इस वक्त के तमाम बड़े अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। श्याम जी, आपके साथ हमारी बातचीत जारी थी। आप अपनी बात भी मुकम्मल करें। और इस बीच आपने देखा हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से कम इस पर चर्चा कर सकें कि नेतृत्व के सूबे में किसको सौंपा जाएगा। इस सवाल का जवाब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सीधे तौर पर हमें नहीं मिलेगा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम। जी श्याम जी, ये सबसे बड़ी बात तो क्या है कि किसी जमाने में आज से कुछ साल पहले यानी 10 साल पहले कह लीजिए, हर पार्टी ये कहती थी कि विधायक दल की मीटिंग होगी और उसमें चुना जाएगा। अब सीधे सीधे बीजेपी के जितने 8-10 लोग आए हैं आपके चैनल पर, सबने ये कहा कि आला कमान करेगा जी। यानी वो तथाकथित लोकतंत्र भी ताक पर रख दिया गया। पहली बात। दूसरी, जैसे मैं बात कह रहा था कि भाई जहाँ ये डबल इंजन की सरकार की बड़ी बात कर रहे हैं, तो कर्नाटक में क्या हुआ इनका या हिमाचल में क्या हुआ, और उससे पहले इन तीनों प्रदेशों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, तब भी डबल इंजन की सरकार थी। तो वो ये दर्शाता है कि जो कार्यकर्ता बीजेपी का है वो भी कट गया। सब कुछ स्वयंभू 2-3 व्यक्ति हैं। और उनके बारे में मैंने बताया कि जिस तरीके से मिजोरम में सीएम ने मना कर दिया कि मैं मंच साझा नहीं करूंगा, उसके बाद पाकिस्तान 38 वोट ले गया, हमारी 18 रही, तो इंटरनेशनल भी गई। अब मैं जेजेपी पर आता हूं आपका जी। जेजेपी आप ये देखिए कि सबसे बड़ी बात वीआरएस की हार क्यों हुई तेलंगाना में, क्योंकि ये माना गया कि ओवैसी और वीआरएस दोनों भाजपा के साथ मिले हुए हैं और लोगों को ये रास नहीं आया। तो इस पर भी भाजपा को सोचना चाहिए कि भी तुम्हारी वो बात नहीं ठीक है। इन 2 प्रदेशों में जिस तरीके से, स्पेशली मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया 3-4 कारण थे कि एक तो 5 साल का उसी बीच में कर दिया, फिर शिवराज की लाडली बहना, और तीसरा जो ब्यूरोक्रेसी है वो डरती थी कि सरकार बदल गई तो तुम पकड़े ना जाओ। तो मेरे को तो ये लगता है कि कारण ये रहा वहाँ का। राजस्थान में अभी भी बार बार ऊपर नीचे हो रहा है तो कह नहीं सकते। छत्तीसगढ़ में भी हालांकि जो जिस तरीके से सारा दिखाया जा रहा है, बीच बीच में कई चैनल्स पर ऊपर हो जाते हैं, नीचे तो ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो भी है, लड़ाई तो अच्छी हुई है। जिस कांग्रेस को बिल्कुल कांग्रेस मुक्त कहा गया था, हालांकि भाजपा भी कांग्रेस युक्त होगी। बहुत सारे हरियाणा में तो 5 MP उसके हैं कांग्रेस के, तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कोई बात है जी। तो बेसिक जेजेपी का जो इन्होंने कहा, हमने इसमें म्यूनिसिपल कमेटी में किया। आप पंचकूला का देख लें, जींद का देख लें, रोहतक का देख लें, सारे बीजेपी के कैंडिडेट, उनको टिकट दी गई बजाय इसके कि उनके किसी अपने आदमी को। तो भाजपा, जैसे मैं पंचकूला की जानता हूं कि भाजपा में 16 सीटें थी हमारे इसमें 20 सेक्टर में जो भाजपा की चाहते थे। अब उनको देना नहीं चाहते थे, नाराज हो जाएंगे, तो जजप्पा को दे दी। जजप्पा ने भी एक भाजपा वाले को ही दे दी, तो नाम नहीं हुआ ना भाजपा का भी, हमने दिया। इस तरह की वजह से, और जजप्पा का मुझे नहीं लगता कि अगले इलेक्शन में कोई जनाधार रह जाएगा जी। ठीक है श्याम जी, हम जजपा का ही रुख कर लेते हैं। विवेक चौधरी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक जी, काफी अहम सवाल है आपसे। अपने जनाधार पर भी आपको जो गुंजाइश, जो संभावना नजर आती है, जाहिर सी बात है मजबूत नजर आ रही होगी आपको। उसके पास उसको लेकर दलीलें क्या है आपके पास? दूसरा है कि ये जो बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, इस कदर मार्जिन ले रही है रुझानों में, क्या आपको लगता है कि ये डिजर्व कर रही थी पार्टी? पहले तो मैं श्याम जी का जवाब देना चाहूंगा। श्याम जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में
मुझे नहीं लगता जजपा का कोई जनाधार रहेगा। तो श्याम जी, मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि 2019 के चुनाव से पहले भी यही बात कही जाती थी और तमाम टीवी चैनल्स जेजेपी को जीरो दिखाने का काम करते थे। उसके बावजूद भी जेजेपी ने अपने वर्कर्स के बलबूते पे, अपने वर्करों के बलबूते पे सत्ता में हिस्सेदारी डालने का काम किया। आज के दिन भी अगर मैं बात करूं तो जननायक जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ी। राजस्थान का अगर मैं बात करूं, राजस्थान में भी मजबूती से चुनाव लड़ी। एक पहल हमने की और आने वाले भविष्य में जब हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें भी मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से चुनाव लड़ती है, जननायक जनता पार्टी अपनी उस संगठन के बलबूते चुनाव लड़ती है। आज हम राजस्थान में अगर बात करें, हमने 19 कैंडिडेट खड़े करे, 19 के 19 कैंडिडेट्स ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा और हमारे सीनियर लीडर्स ने वहां जाके चुनाव प्रचार भी करने का काम किया और उनको बल देने का भी काम किया। हरियाणा में अगर बात करें, हरियाणा में हम पहले भी मजबूत थे और आने वाले समय में भी मजबूत होंगे। अभी इन्होंने पंचकूला का जिक्र किया कि पंचकूला में जो निकाय चुनाव हुए, निकाय चुनाव में जेजेपी ने बीजेपी वालों को टिकट दे दी। ये श्याम जी देखने की बात है कि चुनाव निशान किसका था, किसके चुनाव निशान पे वो जीत कर आए। आज के दिन अगर जेजेपी वहां पे लड़ी है, निकाय चुनाव पंचकूला का इन्होंने जिक्र किया, पंचकूला में बहुत मजबूती से हम लड़े हैं, सारी जगह ही मजबूती से और रिजल्ट भी वैसे ही आया, सकारात्मक रिजल्ट आया। पर आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होगा या लोकसभा में चुनाव का जिक्र करूं, उसमें भी हम मजबूती से लड़ने का काम करेंगे और आदरणीय दुष्यंत जी के विजन को आगे ले जाने का काम करेंगे। आज जो बातें हमने कही थी उनको पूरा करके दिखाने का भी काम कर रहे हैं। उसके ऊपर भी हम अपना एक विजन जो दुष्यंत जी का था उसको चलाने का काम कर रहे हैं, जनता के बीच में। ठीक है विवेक जी, नेहा जी, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। श्याम सखा जी, आपका बेहद शुक्रिया कि इस अहम बातचीत में आप शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।